दोस्तों, जब से शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ी है तब से हमारे देश के चमचों में और मर्दाना शक्ल के मादा पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ रही है और ये लगातार उसे ट्रोल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इन्हें लग रहा है कि शहजाद पूनावाला ने अगर भाजपा छोड़ दी है तो अब वो भाजपा को गरियाना शुरू कर देंगे। पर आज अपने रेजिग्नेशन के बाद में पहली बार शहजाद पूनावाला लाइव टीवी पर दिखाई दिए और उसमें भी इन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को ही जलील किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा तलाक हो चुका है बीजेपी से, बीजेपी और शहजाद ने खिंच गई तलवारें, 2 विंडो बना देना है और अगली बार कोई बीजेपी प्रवक्ता आएगा तो वर्सेस का विंडो आपका प्रोड्यूसर नहीं डाल पाएगा। मतलब बीच में पंच भी नहीं लग पाएगा ना, ये सारे ऑप्शंस आपने नहीं। मैं आपको और निराश कर देता हूँ, देश के सबसे अच्छे इतिहास के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मोदी है और रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पर जो अटैक्स शहजाद पूनावाला के रहे हैं ये ऐसे ही जारी रहेंगे अभी तो, और क्योंकि मैं तो अभी फिल्टर नहीं है मेरे पे। कहते हैं कि आप लोगों ने पूरा कैंपेन चलाया उनको बदनाम करने के लिए। उनके लिए कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जो है ना, वो राहुल गांधी को पूरी दुनिया जानती है, राहुल गांधी को पूरा देश जानता है। उनके लिए कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। जो पप्पू है वो पप्पू ही रहेगा। बड़ा ओपोनेंट कौन है बीजेपी का भी आपके सामने? पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही है। कोई अपोनेंट नहीं है। एनडीटीवी को दिए गए अपने इंटरव्यू में शहजाद पूनावाला ने न सिर्फ भाजपा छोड़ने की वजह बताई है बल्कि वो बातें भी बताई है जिसे सुनकर कांग्रेसियों की और चमचों की और भी बुरी तरह से जलने वाली है। क्योंकि शहजाद पूनावाला की अगर मानी जाए तो अब वो अनफिल्टर्ड तरह से इन लोगों को बजाने वाले हैं। अब इन्हें किसी भी हाईकमान का डर नहीं होगा, इसलिए जिस तरह से चाहें उस तरह से इन्हें धो सकते हैं। वाकई क्या वो हमारा आज के इस इंटरव्यू में, इस डिबेट में आप खुद देखिए। आज मेरे साथ बहुत ही खास हस्ती इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और यूं तो उनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे शोज हम साथ में कर चुके हैं, डिस्कशन साथ में कर चुके हैं। लेकिन आज क्या कहकर मैं इंट्रोड्यूस कराऊं इस पर थोड़ा चौंक गई हूं, क्योंकि एक ऐसा समय जब बीजेपी ने अपनी नई टीम तैयार की नितिन नबीन जी की, उस समय पर टीवी में भाजपा का एक फायर ब्रांड चेहरा सबसे चला गया। चेहरा आप ये कह सकती हो कि जैसे एनडीटीवी का रीब्रांडिंग हो गया, शहजाद पूनावाला का रीब्रांडिंग हो गया। पर रीब्रांडिंग का मतलब वैल्यूज चेंज हो गए ये जरूरी नहीं। तो व्यवस्था बदली है, लोगो बदला है, पर लोगों के प्रति कमिटमेंट नहीं बदला है, विचार वही है। लेकिन टीम से बाहर जाने का फैसला जब शहजाद पूनावाला ने कर लिया, एक दिन में लिया हुआ फैसला तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, 2-3 साल से थॉट ऑफ प्लान होगा, 2 साल सोचा समझा उसके बाद ही डिसीजन लिया। लेकिन बाहर जाने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह तो रही हो। बहुत बड़ी वजह है। मेरा मकान मालिक मुझे केवल बीजेपी का नेता होने के लिए फ्री रेंट नहीं देता। मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा। मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। मैं इससे पहले मीडिया में था, एंकरिंग करता था, कंट्रीब्यूटर था, एडिटर, कंसल्टिंग, ये सब था। फिर वहाँ पे तो सैलरी थी। फिर आ गया बीजेपी में। बीजेपी में जब था तो 24/7/365 यहाँ पे करते थे काम, तो और कुछ करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे जो भी सेविंग्स थे, मॉडेस्टली, मैं मॉडेस्ट फैमिली से हूँ, मैं ना लेता हूँ ना बेटा हूँ नेता का, ना मेरे परिवार का वो ऐसा कोई मेरा लेगेसी पड़ी हुई है। तो फिर मुझे चुनाव करना था। जो रवि किशन की भाषा में बोलूं तो ग्रो योर कद, पद फॉलोज माय ब्रदर, पद फॉलोज। चलिए, पर रेंट डज नॉट फॉलो। चलिए, शहजाद पूनावाला जीवन की व्यवहारिकता की और प्रैक्टिकल अप्रोच की बात भी। और दूसरी इस पे एस्पेक्ट ये है कि मेरी माँ का जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ी है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम वहाँ पे भी डेडिकेट करना। अब मैं कमिटेड कार्यकर्ता बनूंगा तो मैं बेटे के रूप में अपना धर्म जो है वो कतई निभा नहीं पा रहा था। तो थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ टाइम भी चाहिए था। तो इन दोनों कारणों से ही, ऐसा नहीं है कि मेरा तलाक हो चुका है बीजेपी से, बीजेपी और शहजाद ने खिंच गई तलवारें, 2 विंडो बना देना है और अगली बार कोई बीजेपी प्रवक्ता आएगा तो वर्सेस का विंडो आपका प्रोड्यूसर नहीं डाल पाएगा। हाँ, मतलब बीच में पंच भी नहीं लग पाएगा, है ना? ये सारे ऑप्शंस आपने नहीं। मैं आपको और निराश कर देता हूँ, देश के सबसे अच्छे, इतिहास के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मोदी है और रहेंगे। तो ये यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी। कहना गलत नहीं होगा कि आप बीजेपी से नहीं निकले बल्कि आप बीजेपी के सिस्टम से बाहर निकले। मैंने यही लिखा है लास्ट लाइन में कि व्यवस्था छोड़ रहा हूँ, विचार और व्यक्ति नहीं छोड़ रहा हूँ। बीजेपी आज भी देश की सबसे उत्तम पार्टी। या फिर आपने वो रास्ता खुला रखा है कि कल को जब भी लौटना है या फिर से जब एक पॉलिटिकल पारी खेलनी है तो उसके लिए एक विंडो ओपन रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो मैं राहुल जी तो हूँ नहीं कि प्रिडिक्ट कर दूं कि इकोनॉमी इज फेलिंग, इकोनॉमी इज डेड, है ना, मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे। ये सब प्रिडिक्शन राहुल जी करते हैं, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। और जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका मुंडन भी नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस पर जो ये अटैक्स शहजाद पूनावाला के रहे हैं ये ऐसे ही जारी रहेंगे अभी तो, और क्योंकि मैं तो अभी फिल्टर नहीं है मेरे पे। अब तो मैं प्रवक्ता। अरे हमारी पार्टी में बड़ा डिसिप्लिन होता है। हमारी पार्टी में मोदी जी और नड्डा जी और नितिन जी बोलते हैं कि विरोधी भी है तो सम्मान से बात करनी है, फलाना करना है, डेकोरम मेंटेन करना है, दुश्मन नहीं है। आप लोगों ने पूरा कैंपेन चलाया उनको बदनाम करने के लिए। उनके लिए कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं।
राहुल गांधी जो है ना, वो राहुल गांधी को पूरी दुनिया जानती है, राहुल गांधी को पूरा देश जानता है। उनके लिए कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। जो पप्पू है वो पप्पू ही रहेगा। तो अब यही आवाज तो जो है मिस की जाएगी टीवी पर। नहीं, ये आवाज क्यों मिस की जाएगी? मैं अभी आपके साथ इंस्टाग्राम के जरिए सुनाई देगी ये आवाज। इंस्टाग्राम के जरिए तो सुनाई दे ही रही है, और आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा और बोलूंगा। आप मुझे बुलाना। तो शहजाद पूनावाला अब पार्टी से निकलने के बाद क्या करने वाले हैं? पार्टी से निकलने के बाद तो एक तो मैं अपनी नौकरी भी करूंगा, क्योंकि मेन फुल फ्लेज प्राइवेट सेक्टर में आप ज्वाइन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स। और जहां मुझे मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। हाँ, एक चीज है, मैं कार्यकर्ता नहीं रहा, मैं अब प्रवक्ता नहीं रहा, मैं नागरिक हूँ। तो नागरिक के रूप में तो कमेंटेट करने का काम है। आपने मिडिल क्लास को लेकर जो है बकायदा पोस्ट किया, और आप उसमें उनके टैक्सेस से लेकर उनकी जिंदगी के जो बाकी चैलेंजेस हैं उन पर बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी है कि शहजाद पूनावाला ने पार्टी में रहते हुए इस विषय पर कितना। मैंने किताब लिखी है इस पे, अब बता ही नहीं उनको। मैंने किताब लिखी है कि कैसे जीएसटी के आने के बाद टैक्सेस, एक्चुअली जो टैक्स हम लोग भरते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्सेशन इंसिडेंस कितना कम हुआ है। तो एक रिफॉर्म तो हमने कर दिया टैक्स रेट्स का जीएसटी में, पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज नहीं करती। हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल अथॉरिटीज भी टैक्सेस चार्ज करती है। कहीं पर सरचार्ज है, कहीं पर सेस है। हिमाचल मत चले जाना, आप तो उत्तराखंड से हो। दूसरी जो देवभूमि हमारी है उधर मत जाना, आपको वहाँ पे अनेकों चीज, टॉयलेट पे बैठने का टैक्स हो जाता है वहाँ पे। सुक्खू जी ने टॉयलेट टैक्स भी लगाया था। कर्नाटका में पॉटहोल टैक्स है, पर पॉटहोल नहीं बनते। तो भाई मेरी जनता जो है टैक्स पे टैक्स दिए जा रही है। बात करते हैं तो आप सिर्फ हिमाचल की बात करते हैं, उत्तराखंड की, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं जाते फिर आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सब जगह की। अब आपने क्या बोला कि वीडियो आपने बनाया, मैंने तो पर्सनल इनकम टैक्स पे वीडियो बनाया ना। पर्सनल इनकम टैक्स तो पूरे देश पे लागू होता है, पर मेरा ये कहना है कि टैक्सेस तो हर जगह ले रहे हैं। मेरा ये मॉडल है कि अगर आप एक समय तो होना चाहिए कि पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू है। पर सिंगापुर वाला मॉडल होना चाहिए, टैक्सेस लो होने चाहिए, वरना आउटकम वैसा दो। ग्लोबल टैक्स रेट है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड दो मुझे। पर केवल टैक्स पे नहीं, मैंने दूसरी चीजों पे भी बनाया वीडियो। मैंने बनाया कि कैसे भारत मेडिकल टूरिज्म का और ट्रैवल का हब बना है, उस पर भी वीडियो बनाया, उस पर भी मिलियन व्यूज आए। चलिए, एक चीज मैं आपसे और जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी नितिन नवीन जी की नई टीम का ऐलान हुआ है और उसको लेकर बड़ा एनालिसिस हो रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन रखा गया है, क्या मैसेजिंग दी गई है। बहुत से लोगों ने आपके लिए भी लिखा उसमें कि कैसे जो पसमानदा मुसलमानों का एक चेहरा थे उनको साइडलाइन करके जो है दूसरे चेहरों को जो है वो आगे रखा गया है। यूपी में जो दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, शहजाद पूनावाला की इस पर क्या राय है? मैं तो पहले तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो मैंने जब पार्टी से इस्तीफा दे दिया या मैंने पेशकश की कि मैं पार्टी छोड़ के प्राइवेट व्यवस्था में जाना चाहता हूँ, तो भाई मुझे कैसे रखेंगे आप बताइए? कोई बोल रहा है मैं चैनल छोड़ के जा रहा हूँ, तो चैनल उसको समझाने मनाने की बहुत कोशिशें होती हैं, बहुत तो मुझे भी समझाने की तो नहीं मैं कह सकता हूँ। मेरे लिए एक उन्होंने बड़ा कंसर्न एक्सप्रेस किया कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे आपको रख सकते हैं। सिर्फ कंसर्न एक्सप्रेस किया या कुछ प्रस्ताव भी दिया? प्रस्ताव दिए गए कुछ? बार्गेनिंग नहीं होती। अब ये पार्टी माँ की तरह होती है, माँ के साथ बार्गेनिंग होती है क्या कि मैं तुम्हारे साथ इससे। मैंने उनको मेरी मजबूरी समझाई। उन्होंने कहा कि यार ये मजबूरी है तुम्हारी, पर फिर भी कुछ हो सकता है क्या, ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया तो मैंने उनको बोला कि अभी के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर जाके अपनी बाकी की जिम्मेदारी निभाता हूँ। मैं आपसे कौन सा मिशन और विजन से कहाँ अलग हो रहा हूँ, पोजीशन से अलग हो रहा हूँ ना। पार्टी केवल पोजीशन के लिए नहीं है ना, पार्टी तो मिशन और विजन वाली है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी का प्रवक्ता होना जरूरी नहीं। बीजेपी में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन कौन सी आपको पता है? आप बताइए। कार्यकर्ता और सपोर्टर। जितना बीजेपी की लड़ाई उसके सपोर्टर लड़ते हैं ना, और वो भी मतलब कुछ लिए बगैर, कुछ पद पे रहे बगैर, उतना कोई और पार्टी के लिए नहीं करते। बीजेपी का सपोर्टर उसकी जान है। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, बीजेपी का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी कमी जो आपकी नजर में जिस पर काम किए जाने की जरूरत है? चैलेंज नहीं है, बीजेपी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जिसको उसको टैप करना वो ये है कि आपको एक ऐसा नेता मिला है, नरेंद्र मोदी, जो इस देश के और दुनिया के इतिहास में और किसी को प्राप्त नहीं है ऐसा नेता। और नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन है आपकी नज़र में उतना बड़ा एसेट पार्टी के लिए? ऐसा है कि हमारे जब पिता होते हैं और पिताजी को हम कभी ये कहते हैं कि आपके बाद कौन देखेगा परिवार? विरासत की बात हमेशा होती है। नहीं, ये फिर विरासत की बात हमेशा होती है, और इसलिए भी होती है, इवन इसलिए भी होती है कि पिता के बाद पुत्र को जो जिम्मेदारी संभालनी है या जो भी विरासत की बात वहां होती है जहां पे वसीयत के लिए माथापच्ची होती है। हमारी पार्टी में ना ये है कि एक नेता है, बाकी सब कार्यकर्ता है। और जिस दिन पार्टी को लगेगा कि अब नया नेता आना है तो वो पार्टी की व्यवस्था ही कार्यकर्ता में से एक नेता चुनेगी। तो मेरे करोड़ों पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कोई भी नेता बन सकता है, पर हम लोग उस सोच में जाते नहीं क्योंकि पिता के आफ्टर थॉट की हम नहीं बात करते। चलिए, इस सवाल को रिफ्रेश कर देती हूँ। यूपी का चुनाव सामने है,
और बीजेपी अगर हैट्रिक लगाती है तो क्या योगी आदित्यनाथ उस सूची में बीजेपी के ही बाकी चेहरों में सबसे आगे हैं? उनको क्यों मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती हम? मैं तो प्रधानमंत्री के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अरे पर वो चुनाव तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री का रास्ता आगे नहीं जाता है? भाई गुजरात से मोदी जी भी तो ऐसे ही आए थे ना सेंटर तक। मैं ये कह रहा हूँ कि 27 में उनको जब मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता, तो वो उत्तर प्रदेश में 5 साल काम करने के लिए बनाएंगे। जितना खुलकर शहजाद पूनावाला डिबेट में बोलते हैं उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं अब। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अगर आप योगी जी से भी पूछेंगे ना तो योगी जी बोलेंगे कि मेरी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जो सेवा करने की भावना है वो भावना से ही वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पिछली बार से बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। पिछली बार से बड़े मार्जिन से हैट्रिक होने वाली है। चलिए, आपके इस दावे की परख यूपी के चुनाव में होगी। अच्छा, बड़ा ओपोनेंट कौन है बीजेपी का भी आपके सामने? पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ। कोई ओपोनेंट नहीं है, कोई निर्विवाद रूप से पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी का कोई अपोनेंट नहीं है, मोदी जी का कोई अपोनेंट नहीं है। हम तो अपने अपोनेंट को भी हमारा समर्थक बनाते हैं। और सोचिए, रेजिग्नेशन देने के बाद भी व्यक्ति समर्थक बना हुआ है। बीजेपी इज ए स्पेशल पार्टी एंड मोदी जी इज ए स्पेशल लीडर, और उनसे जनता का भी और उनके कार्यकर्ताओं का भी अभी कोई जुड़ाव टूटा नहीं है। चलिए, शहजाद पूनावाला का ये तेवर, उनका ये स्पार्क, ये तेवर, ये स्पार्क हमेशा ऐसे मुझे स्पार्क मिला। हेडलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पार्क है। स्पार्क बचे रहना चाहिए, जो हम कहते भी है ना, हो कहीं भी आग आग रहनी चाहिए। और यही आग इंसान के जिंदा होने की पहचान होती है, उसकी शख्सियत की, उसकी पर्सनैलिटी की जान हुआ करती है। और जब तक ये बनी रहेगी तब तक उस इंसान का नाम भी बना रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी में चला जाता है, वो कब आता है कब जाता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी आइडियोलॉजी लगातार नहीं बदलनी चाहिए। जब भी आपकी आइडियोलॉजी बदल जाती है तब आपकी पहचान को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।